अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ डायनेमिक्स। हमने आज चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करना है। लास्ट लेक्चर में हमने काइनेमेटिक्स को स्टडी किया था। काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स आर जस्ट रिलेटेड थिंग्स के हमने काइनेमेटिक्स में भी मोशन ऑफ बॉडी को स्टडी किया था और डायनेमिक्स में भी हमने मोशन ऑफ बॉडी को ही स्टडी करना है। लेकिन मोशन ऑफ बॉडी के साथ साथ हमने उसके कॉजेज़ को भी स्टडी करना है। काइनेमेटिक्स में हमने जस्ट मोशन ऑफ बॉडी को स्टडी किया था, लेकिन डायनामिक्स में हमने मोशन ऑफ बॉडी को तो स्टडी करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ हम उसके कॉजेज़ को भी स्टडी करेंगे। हम जब कॉजेज़ के साथ एक और चीज़ ऐड कर देते हैं दैट इज़ इफ़ेक्ट्स, के हम मोशन ऑफ बॉडी के साथ साथ कॉजेज़ और इफ़ेक्ट्स को भी जब स्टडी करते हैं तो वो फिर हमारे पास मैकेनिक्स बन जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी हम इसकी डेफिनेशन पे आते हैं, जब हमने काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन की थी या डायनामिक्स की डेफिनेशन की थी, तो हम ये बात बोलते हैं कि द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, क्योंकि मैकेनिक्स की ये सब ब्रांच हैं। मैकेनिक्स में हम 3 चीज़ों को स्टडी करते हैं, तो जब इन 3 चीज़ों में सब एक चीज़ को स्टडी करेंगे तो दैट इज़ काइनेमेटिक्स, जब 2 चीज़ों को मिला के स्टडी करेंगे दैट इज़ डायनामिक्स, और जब तीनों चीज़ों को यानी कि कॉजेज़, मोशन एंड इफ़ेक्ट्स को स्टडी करेंगे तो दैट इज़ मैकेनिक्स। तो बेसिकली डायनामिक्स में हमने मोशन ऑफ बॉडी को डिस्कस करना है प्लस उसके कॉजेज़ को स्टडी करना है। तो जो सबसे पहला हमारा टॉपिक है, हमने इस चैप्टर में जो पहले टॉपिक को हमने स्टडी करना है दैट इज़ फोर्स, इनर्शिया एंड मोमेंटम। वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट इज़ फोर्स, व्हाट इज़ इनर्शिया एंड व्हाट इज़ मोमेंटम। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं फोर्स पे। इन शॉर्ट जब हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि कोई भी ऐसी ताकत जिसको हम किसी बॉडी पे अप्लाई करें तो उसकी मोशन में चेंजिंग आ जाए, तो हम ये कहते हैं कि वो जो ताकत या वो जो एनर्जी हमने लगाई है दैट इज़ फोर्स। एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं कि लेट्स सपोज कि कोई बॉल ज़मीन पे पड़ी हुई है, कोई डोर क्लोज है, जब हम उसको ओपन करने के लिए पुश या पुल करते हैं, बॉल को हम हिट करते हैं, उसको पुश करते हैं, तो डेफिनेटली उसकी पोजीशन या उसकी मोशन जो है वो चेंज हो जाती है। अब मोशन किस तरह से चेंज होती है कि जब बॉल ज़मीन पे पड़ी हुई है, जब तक हम उसको हिट नहीं करेंगे वो अपनी रेस्ट पोजीशन पे है। जब हम उसको हिट करेंगे, वो जो हम हिट करते हैं दैट इज़ वी अप्लाई फोर्स, हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, कुछ एनर्जी जो है हम अपनी उसके ऊपर वेस्ट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से बॉल जो है वो अपनी पोजीशन चेंज कर रही होती है, यानी कि बॉल मूव करना शुरू हो जाती है। तो वो जो हमने उसके ऊपर एक एनर्जी लगाई है दैट इज़ फोर्स, उसको हम बेसिकली फोर्स कहते हैं कि कोई ऐसी ताकत जिसकी वजह से बॉडी की मोशन जो है वो चेंज हो जाए। अब इससे मोशन तो चेंज हो गई क्योंकि बॉल तो पहले रेस्ट पे थी, जब हमने उसको हिट किया तो बॉल जो है वो मूव करना शुरू हो गई। तो हम इसकी डेफिनेशन भी कुछ इसी तरह से करते हैं कि अ फोर्स मूव्स और टेंड्स टू मूव, स्टॉप और टेंड्स टू स्टॉप द मोशन ऑफ अ बॉडी। किसी भी बॉडी की मोशन को या तो मूव करवाती है या स्टॉप करती है। और साथ में हम ये भी बात करते हैं कि जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं किसी भी बॉडी के ऊपर, वो उस बॉडी की मोशन को तो चेंज करती ही करती है, लेकिन मोशन के साथ साथ उसकी डायरेक्शन को भी चेंज करती है। अब डायरेक्शन को किस तरह से चेंज करती है कि लेट्स सपोज हमने बॉल को जिस डायरेक्शन में हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, अगर हम बॉल को हिट करेंगे कि हमने उसको उस साइड पे हमने उसको मूव करवाना है, तो जिस डायरेक्शन में हम उसको हिट करेंगे डेफिनेटली बॉल जो है वो उसी डायरेक्शन में मूव करेगी। पहले बॉल की कुछ डायरेक्शन और होती है, जब हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो जब मूव करती है तो उसकी डायरेक्शन में डेफिनेटली चेंजिंग आती है। तो इट्स मीन कि जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं वो मोशन के साथ साथ उस बॉडी की डायरेक्शन, मोशन ऑफ की जो डायरेक्शन होती है उसको भी चेंज करती है। नेक्स्ट हमारे पास है इनर्शिया। इनर्शिया बेसिकली किसी भी बॉडी की एक प्रॉपर्टी होती है जो कि उसको रेजिस्ट करती है कि वो अपनी जिस स्टेट में वो है, रेस्ट में है या मोशन में है, उसमें किसी किस्म के चेंजिंग को वो रेजिस्ट करती है। दैट इज़ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। क्योंकि हम मोशन की कॉजेज़ को भी डिस्कस करते हैं डायनामिक्स में, इसीलिए हमने इनर्शिया के बारे में भी पढ़ा कि इनर्शिया बेसिकली किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी होती है कि जो कि उसकी किसी भी स्टेट ऑफ मोशन या स्टेट ऑफ रेस्ट में किसी किस्म के चेंज को रेजिस्ट करती है। अब हुआ कुछ यूँ था
कि हमारे पास एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था गैलीलियो। गैलीलियो एक साइंटिस्ट था और उसने ये बात की थी कि अगर हमारे पास दो तरह की बॉडीज़ हों, एक वो बॉडी हो जिसका मैस बहुत कम हो यानी कि लाइटर इन मैस हो, और एक बॉडी हो जो कि हैवियर इन मैस हो। तो उसने ये बात की थी कि जो हमारे पास बॉडी लाइटर इन मैस होती है उसको मूव करवाने के लिए हमारे पास कम फोर्स रिक्वायर होती है। मींस कि अगर हम उसको नॉर्मली भी थोड़ा सा भी हिट करें तो वो ऑटोमेटिकली मूव करना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर कोई बॉडी हमारे पास हैवियर इन मैस है, मींस उसका मैस बहुत ज़्यादा है, भारी भरकम कोई चीज़ है, कोई बहुत बड़ा स्टोन है, तो डेफिनेटली उसको मूव करवाने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स रिक्वायर होती है। तो उसने ये बात की थी कि जो लाइटर इन मैस बॉडीज़ हैं उनको मूव करवाना इजी होता है, यानी कि उनके लिए हमें कम फोर्स की ज़रूरत होती है, लेकिन जो हैवियर इन मैस बॉडीज़ होती हैं वो उनके लिए हमें ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होती है। उन्होंने एक बात ये भी की थी कि अगर कोई बॉडी अपनी किसी स्टेट में है, यानी कि अगर कोई बॉडी अपनी रेस्ट की स्टेट में है, तो वो उस टाइम तक अपनी रेस्ट पोजीशन में रहेगी जब तक हम उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर लेते। डेफिनेटली अगर कोई बुक है वो टेबल पे पड़ी हुई है तो उस टाइम तक टेबल पे पड़ी रहेगी जब तक हम उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, मींस कि अपने हाथों से या किसी भी और चीज़ से जब तक उसको हम उठाएंगे नहीं, वो बुक ऐसे ही टेबल पे पड़ी रहेगी, वो खुद तो मूव नहीं करेगी जब तक हम उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। दूसरी बात ये कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो कॉन्टीन्यूसली मोशन में ही रहेगी जब तक हम उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, वो तब तक मूव करती रहेगी। जब हम उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली वो अपनी मोशन को स्टॉप कर लेगी और वो रेस्ट पे आ जाएगी। फर्दर हमारे पास एक और साइंटिस्ट था, वेरी फेमस साइंटिस्ट, न्यूटन। उन्होंने भी ये बात की थी कि अगर कोई बॉडी जो है वो मूव कर रही है या कोई बॉडी जो है वो रेस्ट में है, तो वो उस अपनी स्टेट को उस टाइम तक मेंटेन रखेंगे जब तक उन पे हम कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है वो हम अप्लाई नहीं करते। अब बात तो दोनों साइंटिस्ट की सेम थी, लेकिन जो कंट्राडिक्शन था दोनों की बात में वो ये था कि गैलीलियो ने ये बात की थी कि जब हम अप्लाई करना छोड़ देंगे कोई फोर्स तो वो अपनी जो स्टेट है उसमें वो उसकी चेंजिंग आएगी। लेकिन न्यूटन ने ये बात की थी कि ये बॉडी की अपनी प्रॉपर्टी होती है कि हम जो फोर्स किसी बॉडी पे अप्लाई करते हैं वो उसके अगेंस्ट जो है वो बॉडी एक्शन लेती है। तो डेफिनेटली बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो बॉडी रेजिस्ट कर पाए कि वो उसमें किसी किस्म की कोई चेंजिंग ना आए, दैट इज़ इनर्शिया। हमने अभी जो इनर्शिया की डेफिनेशन के बारे में बात की वो यही बात थी कि वो बॉडी की अपनी प्रॉपर्टी होती है कि हम जो कोई इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो बॉडी रेजिस्ट करती है कि उसमें किसी किस्म की कोई चेंजिंग ना आए। तो ये न्यूटन था जिसने बेसिकली इनर्शिया के बारे में बताया था कि ये बॉडी की वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसकी वजह से वो अपने अंदर किसी किस्म का चेंजिंग नहीं आने देती। तो ये था बेसिकली इनर्शिया। तो नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है मोमेंटम। मोमेंटम इज़ रिलेटेड टू मोशन। हम ये बात करते हैं कि जो मोमेंटम ऑफ अ बॉडी है वो रिलेट करता है मोशन से। किस तरह से रिलेट करता है कि जब तक कोई बॉडी मोशन में नहीं होगी यानी कि मूव नहीं कर रही होगी, हम ये कहेंगे कि उसमें किसी किस्म का कोई मोमेंटम नहीं होता, क्योंकि मोमेंटम जो है वो जस्ट रिलेट ही करता है मोशन से। अगर मोशन हो रही है तो मोमेंटम होगा, अगर मोशन नहीं हो रही तो मोमेंटम नहीं हो रहा। तो हम इसको कुछ इस तरह से बात करते हैं कि मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज़ द क्वांटिटी ऑफ मोशन, कि ये मोशन की वो क्वांटिटी होती है इट पोजेसेस ड्यू टू इट्स मैस एंड वेलोसिटी। मैस और वेलोसिटी की वजह से जो बॉडी की में मोशन होती है उस जो वो वाली क्वांटिटी होती है उसको हम बेसिकली मोमेंटम कहते हैं। इन शॉर्ट हम ये भी कहते हैं कि लेट्स सपोज कि अगर हम मोमेंटम को पी से डिनोट कर लें कि द मोमेंटम पी ऑफ अ बॉडी, वो हमारे पास क्या होता है मैथमेटिकल अगर हम उसको देखें तो वो हमारे पास प्रोडक्ट होता है किसी भी बॉडी के मैस का और उसकी वेलोसिटी का। क्योंकि अभी मैंने बात की कि मोमेंटम जो है वो मोशन से रिलेट करता है। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो डेफिनेटली उसकी वेलोसिटी भी होगी कि वो कितनी स्पीड से मूव कर रही है, उसकी वो वाली वेलोसिटी और प्लस उसके साथ उसका मैस।
अगर हम इन दोनों चीज़ों का प्रोडक्ट ले लें, तो वो बेसिकली हमारे पास मोमेंटम बन जाता है। तो इसीलिए हम मैथमेटिकली हम इसको इस तरह से लिखते हैं कि P इज़ इक्वल टू mv, और मोमेंटम जो होता है वो हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। जैसा कि मोमेंटम प्रोडक्ट है दो चीज़ों का, मास का और वेलोसिटी का, तो हमें पता है कि मास का जो यूनिट होता है वो किलोग्राम होता है, और जो वेलोसिटी होता है उसका मीटर पर सेकंड होता है। तो जब हम इनको कंबाइन करके प्रोडक्ट में लिखेंगे तो हम ये कहेंगे कि जो मोमेंटम का ऐसा यूनिट होता है वो बेसिकली किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन बेसिकली फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने लॉज ऑफ मोशन को जो है वो फॉर्मुलेट किया था। वेरी फेमस साइंटिस्ट न्यूटन, एंड वी कंसीडर्स ऑल दीज लॉज एज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस। उसके नाम की वजह से इन तमाम जो मोशंस के लॉज थे उनको हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का नाम दिया था। तो सबसे पहले हम अपने फर्स्ट लॉ पे आ जाते हैं कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या था। तो जो न्यूटन ने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन दिया था उसने ये बात की थी कि अ बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। कि अगर कोई बॉडी अपनी रेस्ट स्टेट में है या यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो उस टाइम तक अपनी स्टेट को मेंटेन रखेगी जब तक उसके ऊपर कोई नेट फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स हम उसके ऊपर अप्लाई नहीं करते। अभी जब हमने इनर्शिया की बात की थी, न्यूटन ने भी वहाँ पर भी यही बात की थी कि कोई भी बॉडी अगर तो वो रेस्ट में है तो वो उस टाइम तक रेस्ट में रहती है जब तक हम उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते। मैंने आपको एक छोटी सी एग्जांपल भी दी थी कि लेट्स सपोज कि अगर कोई चीज़ हमारे पास टेबल पे पड़ी है या कोई बॉल हमारे पास पड़ी है तो वो उस टाइम तक इसी तरह से रेस्ट में रहेगी जब तक हम उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। मीन्स के जब तक हम उसको खुद से पुश नहीं करेंगे वो अपनी रेस्ट पोजीशन में रहेगी। इसी तरह कि अगर कोई चीज़ को मूव कर रही है तो वो कॉन्टीन्यूसली मूव ही करती रहेगी जब तक हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे और उसकी मोशन को स्टॉप नहीं कर देंगे। तो ये था हमारे पास न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की तरफ आ जाते हैं कि न्यूटन ने सेकंड लॉ में क्या बात की थी। सेकंड लॉ में न्यूटन ने ये बात की कि जब हम कोई नेट फोर्स किसी बॉडी के ऊपर अप्लाई करते हैं, जब कोई नेट फोर्स किसी बॉडी के ऊपर अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली उसकी मोशन चेंज हो जाती है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो अभी हमने जब टर्म्स डिस्कस की थी फोर्स, इनर्शिया एंड मोमेंटम, तो तभी हमने ये बात की थी कि फोर्स से बेसिकली उस बॉडी की मोशन के साथ साथ उसकी जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाती है। तो उसने ये बात की थी कि जब हम कोई नेट फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी बॉडी के ऊपर, तो जब वो नेट फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसमें एक एक्सेलरेशन पैदा होगी उस बॉडी के अंदर, और उस एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी वो जिस डायरेक्शन में हमने नेट फोर्स अप्लाई की उसी डायरेक्शन में उसकी एक्सेलरेशन होगी। और एक्सेलरेशन को हमने लास्ट चैप्टर जब हमने स्टार्ट किया था उसमें हमने एक्सेलरेशन को भी स्टडी किया था कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू एनी टाइम, कि किसी भी टाइम के लिहाज से जो बॉडी में उसकी वेलोसिटी में चेंजिंग आती है। डेफिनेटली जब बॉडी पे एक नेट फोर्स अप्लाई की जाती है तो जब वो मूव करेगी उसकी वेलोसिटी भी होगी और वेलोसिटी में चेंजिंग भी आ रही होगी कि वो एक टाइम पे उसकी वेलोसिटी कुछ और होगी, नेक्स्ट टाइम पे उसकी वेलोसिटी कुछ और होगी। जैसे जैसे बॉडी मूव करेगी उसकी वेलोसिटी में चेंजिंग आएंगी। तो वो जो चेंजिंग वेलोसिटी में विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है दैट इज़ एक्सेलरेशन। हमने उसके बारे में डिस्कस किया था कि वो हमारे पास बेसिकली एक्सेलरेशन होती है। तो वो ये कहता है कि जब भी हम कोई नेट फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी बॉडी पे तो उसमें एक किस्म का एक्सेलरेशन पैदा होता है, और वो जो एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन सेम लाइक नेट फोर्स है। जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई की उसकी एक्सेलरेशन की और उसकी जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल सेम होगी। मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन, अब इस वाले एक्सेलरेशन का जो हमारे पास मैग्नीट्यूड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस नेट फोर्स के। जो हमने नेट फोर्स अप्लाई की थी मैग्नीट्यूड उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसके मास के।
ये था न्यूटन का सेकंड लॉ कि जब हम कोई फोर्स अप्लाई करते हैं बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा होता है। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नेट फोर्स की डायरेक्शन के सेम होती है, और वो जो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नेट फोर्स के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके मास के। तो अब मैथमेटिकली हम इसको देख लेते हैं कि मैथमेटिकली हम इसको किस तरह से लिखेंगे कि इफ़ अ फोर्स प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ए, लेट्स सपोज कि जो फोर्स ने एक्सेलरेशन प्रोड्यूस की उसको हमने ए से डिनोट कर लिया इन अ बॉडी ऑफ मास एम, और बॉडी का जो मास है वो एम है, देन वी कैन स्टेट मैथमेटिकली हम इस तरह से कह सकते हैं कि वो जो एक्सेलरेशन थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हमने बात की थी फोर्स के है, तो ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, और जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उसके मास के, तो ए इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m। 1/m मीन्स कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। तो जब हम इन दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास दोनों ए जो है वो सेम है, तो ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ डिवाइडिंग बाय एम। अगर हम इस प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करेंगे तो उसकी जगह हमने एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाएंगे जो कि हमारे पास के होता है। तो जब हम इसको कंबाइन करके लिखेंगे तो f इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या बन जाएगा, के एम ए। दैट इज़ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। वहाँ पे उन्होंने बात की है कि ये जो हमने के यहाँ पे लगाया है ये बेसिकली हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। अगर हम ऐसा यूनिट में देखें तो जो हमारे पास के की वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो अगर हम इस इक्वेशन में के की जगह 1 प्लेस कर दें, तो के की जगह 1 प्लेस करेंगे तो 1 को जब एम ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एम ए ही आएगा, तो एफ इज़ इक्वल टू एम ए। ये होता है हमारे पास न्यूटन सेकेंड लॉ, दैट इज़ एफ इज़ इक्वल टू एम ए। इन ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज़ न्यूटन, एंड अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ जो फोर्स हमें यहाँ पे गिवन आई है, यानी कि न्यूटन सेकेंड लॉ से हमारे पास ये जो इक्वेशन आई है जिसमें एफ जो है हमारे पास एक फोर्स है जो कि इक्वल है एम ए के, तो इसके ऐसा यूनिट के बारे में बात करते हैं कि अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ जो इसका ऐसा यूनिट है वो न्यूटन है। देन न्यूटन की डेफिनेशन की बात की गई है कि 1 न्यूटन इज़ द फोर्स, 1 न्यूटन हमारे पास फोर्स होगी दैट प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, जो कि 1 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर का एक्सेलरेशन होगा, और उस बॉडी का मास कितना होगा 1 kg। यही वजह है कि जो 1 kg मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर्स पर सेकेंड का स्क्वायर करते हैं तो वो हमारे पास 1 न्यूटन के इक्वल होता है। क्योंकि अगर इस इक्वेशन में हम m की जगह kg को पुट कर दें, एक्सेलरेशन की जगह उसके ऐसा यूनिट यानी कि मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर को पुट कर दें तो हमारे पास न्यूटन आता है। यही वजह है कि जो हमारे पास फोर्स गिवन है उसके ऐसा यूनिट को हमने न्यूटन का नाम दिया। सो नेक्स्ट वी मूव ऑन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। लेकिन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को स्टडी करने से पहले हम कुछ टर्म्स को डिस्कस करेंगे। टर्म्स हमारे पास बेसिकली क्या है, मास एंड वेट। अक्सर हम क्या करते हैं, हम मास और वेट में हमारे माइंड में कंफ्यूजन आती है। हम इन दोनों चीज़ों को आपस में बिल्कुल रिलेट कर देते हैं कि ये दोनों चीज़ें जो हैं वो आपस में सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है। मास और वेट जो है वो 2 डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन हम अक्सर इनको आपस में सेम कर देते हैं। तो हम ये देखते हैं कि मास क्या है और वेट क्या है। मास बेसिकली क्या होता है कि मास ऑफ अ बॉडी इज़ द क्वांटिटी ऑफ मैटर पोजेस्ड। अब मैटर एक चीज़ है, कोई मैटर है तो डेफिनेटली उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे। वो जो तमाम पार्टिकल्स होते हैं, वो तमाम पार्टिकल्स मैटर के जो हैं वो आपस में मिल के मास बनाते हैं। एंड वो से कि मास जो है वो ओनली पोजेस्ड बाय अ बॉडी। बॉडी का अपना ही एक मास होता है, बॉडी के अंदर अपने ही पार्टिकल्स होते हैं जो कि मिल के बॉडी का मास बनाते हैं। और हम ये बात करते हैं कि जो हमारे पास मास होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, और किसी भी जगह की डायरेक्शन को जब चेंज करते हैं तो इसमें किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं आती, क्योंकि बॉडी खुद मास को पोजेस्ट करती है।
बॉडी की ये अपनी एक प्रॉपर्टी होती है कि बॉडी के अंदर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो मिलके मैस बनाते हैं। तो ये बॉडी के मैस में किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं आती, जबकि जब हम प्लेस को चेंज करते हैं तो इसमें किसी किस्म की चेंजिंग नहीं आती। तो जब हम वेट की बात करते हैं तो हमने अभी बात की कि हमारे पास एक मैटर है, उसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं हम ये कहते हैं कि वो तमाम पार्टिकल्स मिलके जो है वो बॉडी का मैस बना रहे हैं। लेकिन अगर उस मैटर जो हमने कंसीडर किया उस पर कोई फोर्स एक्ट कर रही है ड्यू टू ग्रेविटी, जब ग्रेविटी उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई कर रही है तो फिर हम क्या करेंगे, हम ये बात बोलेंगे कि दैट इज़ द वेट ऑफ द बॉडी। जब उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं एक्ट नहीं कर रही ड्यू टू ग्रेविटी तो वो मैस होगा बॉडी का। लेकिन जो वेट ऑफ अ बॉडी है इज़ अ फोर्स इक्वल टू द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स मीन जो कि ग्रेविटी की फोर्स है। और ये किस पे डिपेंड करता है, डेफिनेटली ये वैल्यू ऑफ जी यानी कि ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, क्योंकि ग्रेविटी की फोर्स उस पर अप्लाई होती है तो फिर मैस से वो वेट में कन्वर्ट हो जाता है। और इधर एक इक्वेशन लिखी गई है जो कि मैस और वेट को आपस में रिलेट करती है कि W इज़ इक्वल टू mg। जो हमारे पास वेट होता है वो इक्वल होता है मैस मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी की फोर्स जो है वो मैटर पे यानी मैस पे अप्लाई होती है। तो जब दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं तो वो हमारे पास वेट बन जाता है। वेट इज़ अ फोर्स, वेट जो है वो एक फोर्स है, तो इसको हम ये कहते हैं कि ये एक वेक्टर है और इसका जो ऐसा यूनिट है वो हमारे पास न्यूटन होता है। अब हम मूव करते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे। तो न्यूटन थर्ड लॉ में उसने ये स्टेट किया था कि टू एवरी एक्शन देयर इज़ ऑलवेज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन, कि हम कोई भी एक्शन किसी भी बॉडी के ऊपर परफॉर्म करते हैं तो वो उसके अगेंस्ट उस एक्शन के बिल्कुल इक्वल लेकिन उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में यानी कि ऑपोजिट उसको रिस्पॉन्स करता है। जब भी हम किसी बॉडी के ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई करते हैं वो बिल्कुल उसके इक्वल फोर्स लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में उसके ऊपर बॉडी भी है जो वो भी अपनी तरफ से एक फोर्स पोजेस करती है। तो ये न्यूटन ने थर्ड लॉ दिया था। तो नेक्स्ट इसकी कुछ एग्जांपल्स टाइप हैं कि जिसमें टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन अ स्ट्रिंग है, कि किसी भी स्ट्रिंग में टेंशन एंड एक्सेलरेशन क्या होती है। तो हम उसको देख लेते हैं कि लेट्स सपोज वी हैव अ ब्लॉक, हमारे पास एक ब्लॉक है जिसको सपोर्ट किया गया है एक स्ट्रिंग से, जिसमें आपको डायग्राम में भी एक ब्लॉक नज़र आ रहा होगा, ऊपर एक स्ट्रिंग के साथ इसको सपोर्ट किया गया है। द अपर एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज़ फिक्स्ड ऑन द स्टैंड, जो ऊपर वाला सिरा है स्ट्रिंग का उसको हमने स्टैंड के साथ बिल्कुल फिक्स कर दिया है। लेट W बी द वेट ऑफ द ब्लॉक, जो ब्लॉक का वेट है वो W है, क्योंकि ब्लॉक नीचे की जानब जो है वो उसको हमने स्टैंड किया हुआ है तो डेफिनेटली उसके ऊपर कोई ग्रेविटी की फोर्स जो है वो अप्लाई हो रही होगी, तो इसलिए हमने यहाँ पे उसको वेट लिया है कि लेट W बी द वेट ऑफ द ब्लॉक। और द ब्लॉक पुल्स द स्ट्रिंग डाउनवर्ड बाय इट्स वेट, जो ब्लॉक है उसका जो डाउनवर्ड उसका जो हमारे पास वेट है वो जो है वो स्ट्रिंग को जो है वो डाउनवर्ड अपनी तरफ जो है वो पुल कर रहा है। तो दिस कम्स टेंशन T इन अ स्ट्रिंग इज़ एक्टिंग अपवर्ड एट द ब्लॉक, जब वेट जो है वो स्ट्रिंग को नीचे की जाने मूव करा रहा है। तो अभी हमने न्यूटन्स थर्ड लॉ में ये बात की थी कि जिस बॉडी पे हम कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, कोई एक्शन अप्लाई करते हैं, तो वो बिल्कुल उसके इक्वल बट ऑपोजिट डायरेक्शन में भी एक रिएक्शन जो है वो परफॉर्म करती है। अब यहाँ पे हमारे पास जो वेट है वो स्ट्रिंग पे ये फोर्स अप्लाई कर रहा है कि उसको डाउनवर्ड मूव करवा रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ आ जाती है जिसको हम टेंशन बोलते हैं, कि वो जो टेंशन है वो स्ट्रिंग के अंदर जिसको हम ऑपोजिट फोर्स भी बोल सकते हैं, कि वेट ने जो फोर्स लगाई उसके बिल्कुल ऑपोजिट एक फोर्स जो है जिसको हमने टेंशन का नाम दिया, कि वो क्या करवा रही है कि वो उसको अपवर्ड मूव करवा रही है, क्योंकि जो हमारे पास वेट है वो उसको डाउनवर्ड स्ट्रिंग को मूव करवाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो हमारे पास टेंशन है जो स्ट्रिंग के अंदर क्रिएट हुआ वो उसको अपवर्ड मूव करवा रहा है।
तो जैसा कि ब्लॉक जो था वो कि रेस्ट पे था, तो रेस्ट पे ब्लॉक के होने की वजह से जो वेट है ब्लॉक का जो कि डाउनवर्ड है वो बिल्कुल वो अपवर्ड टेंशन जो टी हमारे पास स्ट्रिंग में क्रिएट हुई वो उनके वेट के और वो जो टेंशन हमारे पास थी वो बिल्कुल आपस में इक्वल आ गई, क्योंकि ब्लॉक मूव तो नहीं कर रहा था, वो बिल्कुल अपनी रेस्ट पे था और रेस्ट पे रह के वो उसे डाउनवर्ड मूव करवाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक टेंशन क्रिएट होगी जिस यानी कि एक ऑपोजिट हमारे पास फोर्स क्रिएट होगी जिसने उसको अपवर्ड मूव करवाने की कोशिश की। तो ब्लॉक के रेस्ट पे होने की वजह से वो जो दोनों फोर्सेस हैं वो हमारे पास क्या हो गई, वो इक्वल हो गई, लेकिन डायरेक्शन उनकी चेंज है, क्योंकि एक तो टेंशन जो है वो उसको अपवर्ड मूव करवाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो ब्लॉक था वेट था वो उसको डाउनवर्ड मूव करवाने की कोशिश कर रहा है। वो फोर्सेस तो आपस में सेम होगी लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन होगी। तो ये न्यूटन जो थर्ड लॉ हमने डिस्कस किया उसकी एक एग्जांपल थी कि किस तरह से जो एक टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन अ स्ट्रिंग है वो प्रोड्यूस होता है और किस तरह से दोनों फोर्सेस आपस में इक्वल होती हैं लेकिन वो अपोजिट होती हैं। नेक्स्ट इसी की एक और एग्जांपल है कि वर्टिकल मोशन ऑफ टू बॉडीज अटैच टू द एंड ऑफ स्ट्रिंग। हमारे पास दो बॉडीज़ हैं, वर्टिकल मोशन है उनकी और वो स्ट्रिंग के एंड पे जो है वो अटैच है। तो इसमें ये बात की है कि लेट अस कंसीडर टू बॉडीज़ ऑफ मैसेज m1 एंड m2। हमारे पास दो बॉडीज़ हैं, एक मैस m1 की है और एक मैस m2 की है। हमने ये सपोज कर लिया कि जो बॉडी m1 है वो ग्रेटर इन मैस है और जो बॉडी m2 है वो जो है वो स्मॉलर इन मैस है, वो m1 से लाइटर है। बॉडीज आर अटैच्ड एट ऑपोजिट एंड ऑफ द स्ट्रिंग। जो स्ट्रिंग है हमारे पास उसके एक साइड पे एक बॉडी को अटैच किया गया और दूसरी साइड पे दूसरी बॉडी को अटैच किया गया, और जो स्ट्रिंग है वो पास कर रही है एक फ्रिक्शनलेस जो है हमारे पास पुल्ली है उसके ऊपर से स्ट्रिंग जो है वो पास कर रही है। बॉडी ए बीइंग हैवियर मस्ट मूविंग डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन। डेफिनेटली हमने ये बात की थी कि मैस m जो है वो हमारे पास जो है ग्रेटर है, तो मैस m ग्रेटर है तो इट्स मीन कि बॉडी जो है वो a जो है वो भी हैवियर है। बॉडी हैवियर होने की वजह से डेफिनेटली वो डाउनवर्ड मूव करेगी और जो उसमें एक डाउनवर्ड जब वो मूव करेगी तो उसमें एक एक्सेलरेशन भी पैदा होगा जो कि इसको हमने डिनोट कर लिया a से। वो कहते हैं कि एट द सेम टाइम उसी टाइम पे जो बॉडी b है जो कि दूसरे एंड पे है स्ट्रिंग के, वो भी सेम एक्सेलरेशन से ए से जो है वो मूव करेगी। पुली जो हमने जिसके ऊपर से स्ट्रिंग जो है वो हमारे पास पास कर रही है वो डेफिनेटली फ्रिक्शन लेस है, तो जो हमारे पास टेंशन क्रिएट होगी क्योंकि एक साइड पे भी एक्सेलरेशन दूसरी साइड पे भी एक्सेलरेशन है। तो अभी मैंने बात की थी कि एक टेंशन जो है एक ऑपोजिट फोर्स जो है वो हमारे पास क्रिएट हो जाती है, तो वो जो हमारे पास टेंशन क्रिएट होगी वो थ्रू आउट द स्ट्रिंग जो है वो हमारे पास सेम रहेगी। तो लेट हम उस टेंशन को क्या किससे डिनोट कर लेते हैं, हम उसको टी से डिनोट कर लेते हैं। सिंस बॉडी ए मूव्स डाउनवर्ड, बॉडी ए जो है वो हमारे पास ग्रेटर इन मैस है, उसका मैस बहुत ज़्यादा है तो डेफिनेटली वो डाउनवर्ड मूव करेगी। हैंस इट्स वेट ग्रेटर देन टी, और जो उसका वेट होगा वो भी टेंशन से ज़्यादा होगा। जब वो डाउनवर्ड मूव कर रही है तो टेंशन के तो अगेंस्ट मूव कर रही है तो उसके डाउनवर्ड मूव कर रही है, तो उसका वेट जो है वो ज़्यादा है टेंशन से, इसीलिए तो वो अपनी एक डायरेक्शन यानी कि अपनी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो उसके ऊपर जो नेट फोर्स अब अप्लाई होगी उसको हम किससे डिनोट करेंगे, ए से, और ए इज इक्वल टू यानी नेट फोर्स अप्लाइंग ऑन बॉडी ए के ऊपर जो नेट फोर्स अप्लाई कर रही है उसको हम लिखेंगे m1g हमारे पास वेट है क्योंकि अभी हमने वेट और मैस की रिलेटेड जो इक्वेशन देखी थी उसमें w इज इक्वल टू mg था। तो m1g माइनस टी, अब हमने m1g माइनस टी क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मैस जो वेट जो था वो ग्रेटर था टेंशन टी से, इसलिए ग्रेटर जो थिंग है उसको पहले लिख लिया और उसमें से टेंशन टी को माइनस कर दिया। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जो हमने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा जिसमें हमने ये बात की थी कि F इज इक्वल टू एम ए, तो यहाँ पे जो हमारे पास फोर्स है नेट फोर्स जिसको हमने लिखा m1g माइनस टी, तो उस नेट फोर्स की जगह हम m1a लिख देंगे क्योंकि फोर्स F इज इक्वल टू एम ए थी। m1 हमने क्यों लिख दिया, क्योंकि हमारे पास बॉडी a को कंसीडर करें यानी बॉडी 1 को कंसीडर करें, तो यहाँ हम लिख देंगे m1a। अब जब सेकंड बॉडी की बात कर रहे हैं यानी बॉडी बी की बात कर रहे हैं तो वो अपवर्ड मूव कर रही है क्योंकि उसका मैस जो है वो स्मॉलर है, वो उसका मैस कम है इसलिए वो अपवर्ड मूव कर रही है, और मैस स्मॉलर होने की वजह से उसका वेट जो है वो भी लेस है और वो टेंशन से लेस है।
जो जिसका मैस या वेट ज़्यादा था वो डाउनवर्ड मूव कर रही थी और वो ग्रेटर थी टेंशन से, लेकिन इसका वेट कम होने की वजह से ये भी लेस देन है टेंशन टी से। तो इसके ऊपर जो हमने नेट फोर्स इसके ऊपर अप्लाई होगी वो उसको हम टेंशन से माइनस करेंगे, क्योंकि इसका वेट जो है वो टेंशन से कम है। तो इसको हम लिखेंगे T माइनस M2G लिख लेंगे। अगेन यहाँ पे हम न्यूटन सेकेंड लॉ को कंसीडर करेंगे कि वी हैव अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के हमारे पास जो फोर्स है वो M2A के इक्वल होगी। हमने M2 इसलिए कंसीडर कर लिया कि अब हम बॉडी 2 को कंसीडर कर लें। तो यहाँ पे हमारे पास T माइनस M2G इज इक्वल टू M2A। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 जो हमने कंसीडर की थी फॉर बॉडी 1 और जो इक्वेशन 2 फॉर बॉडी 2 हमने कंसीडर किया, इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। जब हम इनको ऐड किया तो एक में हमारे पास T पॉजिटिव है और एक में T नेगेटिव है, ये तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और M1G माइनस M2G है तो इसमें G कॉमन ले लेंगे, M1 माइनस M2 और साथ में हमारे पास G आ जाएगा। दूसरी साइड पे हमारे पास M1A और M2A है तो A दोनों सेम है, A को हम लेफ्ट साइड पे लिख लेंगे और जो हमारे पास M1 प्लस M2 होगा उसको दूसरी साइड पे लेके जाके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी, M1 माइनस M2 डिवाइडिंग बाय M1 प्लस M2G। अब हमने क्या किया, इस इक्वेशन को जो हमारे पास इक्वेशन 2 है उसको हमने इक्वेशन 1 से डिवाइड करना है। तो जब अब हमने इक्वेशन 1 एंड 2 को हमने ऐड किया था, अब हमने इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 पे डिवाइड करना है। जब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, T इज इक्वल टू 2M1 M2 डिवाइडिंग बाई M1 प्लस M2G आ जाएगा। तो ये वाली जो इक्वेशन है हम इसको यूज़ करके किसी भी बॉडी की एक्सेलरेशन जो हमारे पास ड्यू टू ग्रेविटी जो हमारे पास एक्सेलरेशन क्रिएट होती है, टेंशन क्रिएट होती है, हमारे पास न्यूमेरिकल्स आएंगे तो उसमें बहुत सी न्यूमेरिकल्स में हमसे कुछ न्यूमेरिकल्स में एक्सेलरेशन के बारे में पूछा जाएगा, कुछ में ग्रेविटी के बारे में 2 मैसेज दिए जाएंगे, टेंशन के बारे में बता दिया जाएगा। तो इस तरह की बहुत सी इक्वेशन आएंगी। तो ये वाली इक्वेशन जो है इसको हमने अपने माइंड में रखना है, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे हमने इसको यूज़ करना है। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं तक था। हमने फोर्स को पढ़ा, इनर्शिया को पढ़ा, मोमेंटम को पढ़ा और हमने न्यूटन्स के लॉज को डिस्कस किया। न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ की हमने 1-2 एग्जांपल्स थी छोटी छोटी, हमने उसको भी स्टडी किया। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।